स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस पार्ट का, हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट मुख्य रूप से, जिसमें आएगा पहला पॉइंट है इसके अंदर, वो आपके सामने लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो विद्युत चुंबक की प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल ने कहा था कि जब हम आवेशित कणों को, कोई भी आवेशित कण होते हैं, उन कणों को जब त्वरित करते हैं तो त्वरित करने पर, ठीक है ना, इसके अंदर दो एकांतर क्रम के अंदर, एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र और क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो क्या कहता है ये कहा गया था मैक्सवेल के द्वारा। जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने कहा था के अनुसार, क्या कहा गया है वो देखिए, कि जब आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, क्या कहते हैं, जब आवेशित कणों को त्वरित किया जाए, त्वरित, त्वरण जानते हो ना, उस हिसाब से कहा है, त्वरित किया जाए तो इसमें एकांतर क्रम के अंदर विद्युत क्षेत्र और क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यही ये चीज कह रहा है, इसके एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, निर्माण होता है। और हम यही कहेंगे कि ये दोनों क्षेत्र जो होते हैं वो तरंग के रूप में आगे संचरित होकर और विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो यही कहा गया है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो तरंग के रूप में संचरित होकर और क्या बनाते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण का निर्माण करते हैं। अब ये तरंग के रूप में किस प्रकार से चलते हैं, तो देखो मान लो ये संचरण की दिशा है, तो इस संचरण की दिशा में दोनों एक दूसरे के एकांतर क्रम में चलेंगे। तो जैसे हम पहली तरंग बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लो यहां से, अब तरंग इस तरह से चलती है, आपको पता होगा, ये है ना, यूं। अब ये तरंग चल रही है, आप देख रहे हो, यूं, है ना। तो ये फर्स्ट क्षेत्र आया, जैसे मान लो अपन ने इसको यहां से बताया है कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये किसकी है, विद्युत क्षेत्र की है। तो अब जब हम चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे तो इस चुंबकीय क्षेत्र को इसके एकांतर क्रम में, मतलब यहां से दर्शाया जाएगा, ये यूं, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्षेत्र जो बनेगा, ये कौन सा कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो आप सिंगल लाइन देख रहे हो, ये है संचरण की दिशा, क्या है, संचरण की दिशा के रूप में दर्शाया जाता है। तो क्या कहता है मैक्सवेल के अनुसार, क्या कहा गया, मुख्य रूप से ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब हम आवेशित कणों को क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उस दौरान वह आप उनके द्वारा एक तो विद्युत क्षेत्र और क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, और वह क्षेत्र दोनों एकांतर क्रम के अंदर होते हैं, और ये दोनों क्षेत्र परस्पर
संचरित होकर और तरंग के रूप में जब आगे बढ़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना ये परिभाषा थोड़ी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो, अब इसके अंदर है ना 3 परिभाषाएं आएंगी, उन 3 परिभाषाओं को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली परिभाषा क्या आती है, देखिए, तरंग से संबंधित है पहली परिभाषा है जिसे अपन कहते हैं तरंग दैर्ध्य, जिसे लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है ना। देखिए, अब 3 परिभाषाएं इसके अंतर्गत आएगी। तो पहली आती है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, लैम्डा के द्वारा। क्या होता है कि जो ये तरंग होती है, तो तरंग के अंदर 2 भाग होते हैं। आपको पता होगा कि जैसे मान लो कोई तरंग चलती है यूं, ये है ना, ये तरंग जब आगे बढ़ती है तो तरंग के ऊपर वाला ये भाग जो होता है, वो भाग जिसे कहते हैं तरंग, क्या कहते हैं, शिखर, और ये भाग जो होता है इससे क्या कहते हैं, गर्त, गर्त के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, तरंग है ना। तो ये कहता है कि 2 क्रमागत शिखर या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी जो होती है किसमें, तरंग के अंदर, उसे तरंग दैर्ध्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखो, इसको थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं, ये ना, यहां से ये 1 और ये 2, इन दोनों के बीच की दूरी, या इसके और इसके बीच की दूरी, ये दोनों गर्त है और ये दोनों क्या है, शिखर। तो ये कहता है कि 2 क्रमागत शिखर तरंग के अंदर या गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तरंग दैर्ध्य के द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये दूरी है, तो दूरी को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, या फिर सब इकाई छोटी जो होती है जो एंगस्ट्रॉम के रूप में दर्शाई जाती है। तो आप इसकी परिभाषा क्या बताओगे, किसी तरंग में 2 क्रमागत शिखर या गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसे दर्शाते किसके द्वारा है, लैम्डा के द्वारा। अब मात्रक लिखते हैं इसका, है ना, तो मात्रक मीटर, सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखा जाता है। यानी मीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर या एंगस्ट्रॉम के अंदर लिखा जाता है। अब आपको एंगस्ट्रॉम, है ना, दूरी ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -8 सेंटीमीटर। ये याद रखने हैं मान, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -8 सेंटीमीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर मीटर में लिखेंगे तो 10 की घात -10 मीटर के रूप में लिखी जाती है। तो कोई भी आपको सवाल पूछा जाएगा ना, तो सवाल के अंदर हो सकता है ये मीटर, सेंटीमीटर के अंदर दिया गया हो या एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ हो, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में और सेंटीमीटर में परिवर्तित करने के
काम आती है ये दोनों इकाइयां। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब अपना सेकंड पार्ट आता है, इसका सेकंड है परिभाषा, वो है आवर्ती की। आवर्ती के बारे में आप जानते हो कि एक सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की जो संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्ती के नाम से जानते हैं। आपने इसकी परिभाषा पढ़ रखी है पहले, है ना। तो चलिए देखिए, ये कहता है कि एक सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंग संख्या या तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। हम आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति को दर्शाते हैं किसके द्वारा, म्यू के द्वारा, है ना। और इसका मात्रक क्या होता है, पता है ना, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, Hz मात्रक होता है हर्ट्ज के रूप में। तो क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी, एक निश्चित बिंदु से जितनी तरंगे निकलती हैं उन तरंगों की संख्या को ही हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आवर्ती के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आवर्ती को हम म्यू के द्वारा दर्शाते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है ना। और हम यहाँ एक और आप देख रहे हो, इसके सामने लिखा हुआ है कि अलग अलग तरंग दैर्ध्य और आवर्ती की जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, अलग अलग होते हैं। वह विकिरण जो होते हैं ना, वह परस्पर मिलकर और ये अलग अलग प्रकार के क्षेत्र बनाते हैं। इन क्षेत्रों को मुख्य रूप से 5 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है रेडियो आवर्ती क्षेत्र, ठीक है। दूसरा आता है सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, तीसरा अवरक्त, चौथा पराबैंगनी और पांचवा होता है दृश्य प्रकाश या दृश्य क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना। तो एक आवर्ती को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि आवर्ती क्या होती है, तो कि एक सेकंड में निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंग जो होती है उन तरंगों की संख्या को ही हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आवर्ती के द्वारा दर्शाते हैं। और आपको पता है एक सूत्र आता है कि C बराबर म्यू इंटू लैम्डा। ठीक है ना। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये C अपॉन लैम्डा के रूप में दर्शाते हैं, है ना। मतलब C क्या है, प्रकाश का वेग, ठीक है। और ये म्यू बराबर क्या आता है, आवृत्ति, और लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। किसके द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना कि ये एक सूत्र है, तीनों में संबंध को प्रदर्शित करता है। अब प्रकाश का वेग तो फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आवर्ती और तरंग दैर्ध्य को इस प्रकार से दर्शाएंगे कि आवर्ती ज्ञात करनी है तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, है ना। और फिर तरंग दैर्ध्य के हिसाब से अपन अलग सूत्र और लेंगे अभी अपन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और तीसरी परिभाषा आती है अपनी, वो है अपने दिया गया है, आगे देखिएगा। ये पहली आ गई तरंग दैर्ध्य, दूसरी आ गई आवृत्ति, और तीसरी देखो कौन सी आती है, क्योंकि इन तीनों परिभाषाओं से ही परस्पर सूत्र बनते हैं। और इन सूत्रों से ही अपन आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, एक सवाल आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से सवाल इसके अंदर हल किया जाता है। ठीक है ना। तो अपना तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, वो है तरंग संख्या। तीसरी पॉइंट क्या आता है, तरंग संख्या। इसे दर्शाते हैं न्यू बार द्वारा। ऊपर बार आता है, तो ये क्या कहता है कि प्रति एकांक लंबाई में, क्या कहते हैं, प्रति एकांक लंबाई में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली
तरंग दैर्ध्य की संख्या को। देखो पहले हमने कहा था आवर्ती में केवल किसकी, तरंग की संख्या, और तरंग संख्या के लिए हम लेते हैं तरंग दैर्ध्य की संख्या को ही हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तरंग संख्या के रूप में दर्शाते हैं। चलिए इसकी परिभाषा नोट कर दो आप कि किसी एकांक लंबाई अब देखो एकांक लंबाई दिया गया है, ठीक है ना, तो यहां ये देंगे कि किसी एकांक लंबाई में किसी एक बिंदु से गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या को, तरंग दैर्ध्य की संख्या को क्या दर्शाते हैं, तरंग संख्या कहा जाता है, ठीक है। और इसे किसके द्वारा, म्यू बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें ये ध्यान रखोगे कि ये तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होती है। ये क्या होता है, पॉइंट, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि यह तरंग दैर्ध्य का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, यानी म्यू बार बराबर अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब इसके मात्रक लिखेंगे तो मात्रक इनवर्स में आ जाएंगे, तो वो था जैसे मीटर और सेंटीमीटर, तो हम इसको दर्शाएंगे मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तरंग संख्या किसका, तरंग दैर्ध्य का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। और तरंग संख्या को ज्ञात करने का सूत्र, तरंग संख्या ज्ञात करने का सूत्र, यानी हम किसके द्वारा, ये न्यू बार बराबर होता है, अब इसका सूत्र ध्यान रखिएगा, ये आएगा R इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर बटा ये आ जाएगा n2 स्क्वायर, ये 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। R यहां पर क्या है आपको बता देता हूं, R है रिडबर्ग स्थिरांक, क्या है, रिडबर्ग स्थिरांक, ठीक है। म्यू बार आप जानते हो आवृत्ति है, और n1 और n2 इसके अंदर दर्शाया गया है परमाणु की न्यूनतम, n1 और n2 ये है परमाणु की न्यूनतम कक्षा, कक्षा ही होगी इसके अंदर, या न्यूनतम मान कह सकते हो कि परमाणु की जो छोटी कक्षा होती है। जैसे इसमें एक सवाल दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो द्वितीय कक्षा से किस में आ रहा है, प्रथम कक्षा में आ रहा है, तो उसके हिसाब से किस प्रकार से, तो ये कह सकते हो आप द्वितीय से तृतीय में पहले में आ रहा है, तो n1 होगा बाह्य, मतलब कौन सी कक्षा से इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है उसके हिसाब से इसको प्रदर्शित किया जाता है ना। तो ये आएगा n1 और ये आएगा परमाणु की, ये लिख सकते हो आप न्यूनतम कक्षा, और ये आ जाएगा उच्चतम कक्षा, यानी बाह्य ये कह सकते हो बाह्य, और ये कह सकते हो आंतरिक। बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है वो, जैसे दूसरी से पहली में आ रहा है तो दूसरी के हिसाब से यहाँ n1 का मान क्या लिखेंगे 2, और पहली में आ रहा है तो उसको किसके द्वारा दर्शाएंगे, इसके अंदर दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपको परिभाषाएं ध्यान में रखनी है। इसके सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक सवाल करवाऊंगा, एक दो सवाल करवा देंगे
ताकि आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने मुख्य रूप से कितनी परिभाषाएं ली? 3। पहला लिया विद्युत चुंबकीय विकिरण, वो तो अलग से आ गया। फिर आई पहली कौन सी? तरंग दैर्ध्य, दूसरी आवर्ती, और तीसरी कौन सी है? तरंग संख्या। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।